नमस्कार, आप देख रहे हैं पदबेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में बंद रहा लांजी। रैली निकालकर पाकिस्तान का किया गया पुतला दहन। शहर के 3 ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों में जीएसटी की जांच। जीएसटी अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज। परिवहन न होने से ओलावृष्टि में भीगी लाखों क्विंटल धान। सरकार को लगा लाखों का चूना। लांजी के बीरनपुर धान खरीदी केंद्र में चोरी। चोरों ने चुराई 50 धान की गट्टी। बहेला पुलिस कर रही मामले की जांच। हुकुआ समनापुर के जंगल में ग्रामीण का मिला शव। लकड़ी लेने गया था जंगल। मामले की जांच कर रही है पुलिस। और रेडीमेड कपड़े दुकान पर चोरों ने बोला धावा। वारसूनी की घटना, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकवादी घटना को लेकर देश भर में विरोध जारी है। लोगों के द्वारा रैलियां निकालकर आतंकवाद का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया जा रहा है। इसी घटना के विरोध में शनिवार को लांजी बंद रहा। यह बंद लांजी के आम नागरिकों के द्वारा किया गया था, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन, व्यापारी, नवयुवक और छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। सुबह से दोपहर करीब 1 बजे तक लांजी पूरी तरह से बंद रहा। आम जरूरतों की चीजों के लिए लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। आतंकी घटना के विरोध स्वरूप दोपहर में रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड स्थित सुभाष चौक पहुंची, जहां पाकिस्तान का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया गया। जिसके बाद शोक सभा आयोजित कर सामूहिक रूप से 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद हुए समस्त जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पूरे बंद के दौरान लोगों का यही कहना था कि आतंकियों का खात्मा करने सरकार को कड़े निर्णय लेना होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के वहीं इस घटना को लेकर परसवाड़ा के लोगों में भी जमकर आक्रोश देखा गया। यहां बस स्टैंड से रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए परसवाड़ा थाना परिसर पहुंची, जहां स्थापित शहीद कोमल चौधरी के स्मारक स्थल में दीप प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से 1 मिनट का मौन धारण कर पुलवामा में घटित घटना में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान परसवाड़ा के व्यापारी, युवा सहित हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कब तक सूरज चांद रहेगा? कब तक सूरज चांद रहेगा? वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के अमर शहीदों की जय, देश के अमर शहीदों की जय, भारत माता की जय। 42 से 45 जवान जो देश की सीमा और देश की रक्षा और हम सबकी सुरक्षा में लगे हुए थे, और पाकिस्तान की कायराना हरकत और आतंकी घटना के कारण जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन सबको हम याद करते हुए उनके परिवार
को जो क्षति हुई, लेकिन भारत देश को जो असहनीय क्षति हुई, उस दुख की घड़ी में हम समस्त देशवासी और परसवाड़ा वासी हम सब दुख की इस व्यथा में उन परिवार के साथ खड़े हैं और हम सब उन वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हम लोग भी दुखित हैं और उनका परिवार कितना दुखित होगा, ईश्वर उनके परिवारजनों को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर के तत्वाधान में रविवार को बालाघाट में सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत शनिवार को गायखुरी के हरिओम नगर से परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगर के चौक चौराहा का भ्रमण कर सफाई करते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में स्वच्छता अभियान का समापन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। रिजर्व लेना है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में शुक्रवार शाम हुई ओलावृष्टि से जिले की विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में खरीदा गया लाखों क्विंटल धान भीग गया, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। आपको बताएं कि जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से 25 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदा गया था। वहीं 25 जनवरी के बाद टोकन के आधार पर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई थी, लेकिन खरीदे गए धान का परिवहन न होने के कारण जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में दम पड़ी धान की छल्ली ओलावृष्टि की चपेट में आ गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। ओलावृष्टि की मार झेल रही इस धान के बोरे में कई ऐसे बोरे हैं जिसमें रखी गई धान अंकुरित हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धान खरीदी बंद होने के बाद जिन किसानों से टोकन के आधार पर धान खरीदा गया था, उसकी एंट्री पोर्टल में नहीं की गई, जिसके चलते धान का परिवहन रुका हुआ है। जिले भर के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदने के बाद लाखों क्विंटल धान बिना सुरक्षा के रख दी गई है, जो ओलावृष्टि के चलते भीग गई। नियम के अनुसार धान खरीदी केंद्रों पर धान का भंडारण करने के पूर्व फाउंडेशन, त्रिपाल आदि के इंतजाम किए जाने चाहिए, लेकिन विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते समनापुर, चरेगांव, लामता, सावंगी, टाकाबर्रा सहित ऐसे कई धान खरीदी केंद्र हैं जहां परिवहन की राह देख रही लाखों क्विंटल धान भीग चुकी है, जिससे कई धान की बोरियों में अंकुर भी आ गए हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समनापुर के समाज सेवी त्रिलोक सुलाके ने बताते हुए सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की बात कही है। यहाँ पर 9 लाख समथिंग क्विंटल धान भीग चुकी है और करोड़ों की, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में। क्या मानते हैं किसकी गलती है, कब खरीदी बंद की गई थी? यहाँ पर जो खरीदी समिति है, जो केंद्र है, उसकी टोटल गलती है, क्योंकि यहाँ पर नियम तो ये है कि जब धान का जब भंडारण होता है, जहाँ पर डंप किया जाता है, तो नीचे वो टामे लगाए जाते हैं, फाउंडेशन दिया जाता है, उसके बाद फिर तिरपाल की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। पर यहाँ पर केंद्र के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके पूर्व में भी जब बारिश हुई थी, जब खरीदी चालू थी, उस समय भी यहाँ पर धान जब तो लाखों क्विंटल धान यहाँ पर गीला हुआ था और कंडीशन ये थी कि बोरियाँ फट के अंकुरित हो गए थे बहुत सारे अनाज। तो ये यहाँ पर हिला हवाली के चक्कर में इन लोगों ने फिर से नई वाली कट्टी लिया और वो जो अंकुरित धान था उसको पुनः बोरी में भर दिया और फिर से यही वाली गलती यहाँ पर खरीदी केंद्र के द्वारा की गई है, जो अभी वर्तमान में धान भीगा है। परिवहन कब से नहीं हुआ है यहाँ पे? परिवहन इसके पूर्व में भी 8-10 दिन पहले परिवहन हुआ था, पर अभी 8-10 दिन के भीतर में कोई किसी भी प्रकार का वो ट्रक नहीं आया। कुल मिला के कहा जाए तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये परिवहन न करके जो है सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात की, ये जो अनाज जो भीगा है वापस ये किसानों को, जो राशन दुकान है उसमें पुनः ये किसानों को खाने के लिए 1 रुपये किलो के हिसाब से ही मिलता है। तो जब ऐसा अनाज हम किसानों को मिलेगा वापस खाने के लिए तो हमारी तबीयत खराब, बहुत सारी समस्या होने वाली। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट सेवा सहकारी बैंक मुख्य प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि टोकन के खरीदी गई धान की ऑनलाइन एंट्री पोर्टल में नहीं होने के चलते खरीदी गई धान का परिवहन नहीं हो पाया है। नहीं, क्या है 25 से 19 तक जो धान खरीदी की अंतिम तिथि थी, हमने समनापुर में 729 किसानों से ऑनलाइन खरीदी की थी, जो करीब 31,656.80 क्विंटल धान थी। इन धान का परिवहन हो चुका है, लेकिन उसके पश्चात जो शासन के निर्देशानुसार हमने टोकन बांटा था और टोकन के अंतर्गत हमने जो 8,560.80 क्विंटल अर्थात 21,402 बोरी धान जो हमने खरीदी की थी, वो पोर्टल की उसमें परमिशन न आने के कारण अभी वो ऑनलाइन दर्ज नहीं हुआ है और उसके कारण उसका परिवहन नहीं हो रहा है। अब चूँकि मौसम के बदलते व्यवहार के कारण कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि धान को सुरक्षित रखें, लेकिन लंबे समय तक धान का अगर परिवहन नहीं होगा तो समस्याएं जाएगी। मैंने इस संबंध में हमारे जो मुख्यालय के विपणन अधिकारी मैडम से बात की है और उन्होंने कहा है कि हम उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे। सर कितने दिनों से एंट्री नहीं हो पाई थी उसकी? 25/1/19 से धान खरीदी बंद हो गई, तब से लेके आज तक पोर्टल चालू नहीं हुआ है, तो वो ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पाई है, इसलिए उसका परिवहन नहीं हो रहा है। क्या लगता है एंट्री ना होने का कारण? अब वो तो शासन अभी क्या है कि काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है, कर्जा माफ़ी का काम चरम पर है और पूरे ताकत के साथ उसको पहले अंजाम देने का शासन प्रयास कर रहा है और धान उपार्जन के किसानों के पैसे की भी समस्या है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अतिशीघ्र इसका निराकरण होगा और मैं आपके माध्यम से डीएमओ साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे इस मुद्दे को विशेष तौर से प्राथमिकता देते हुए अगर वो ऑनलाइन दर्ज नहीं होता है तो परिवहन के संबंध में कोई निराकरण करने की कृपा करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने धान की ऑफलाइन एंट्री कर 3 दिनों के भीतर धान का परिवहन किए जाने की बात कही है। रात में ओलावृष्टि हुई है तो अभी कुछ टीम भेजे हो कहीं क्षेत्र में आजू बाजू? अभी टीम्स का रिपोर्ट नहीं आया, टीम्स तो हैं लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं है, जैसी रिपोर्ट आएगा हम आपको बताएंगे। सर कई जगह खुले में धान है और धान तो जो भी था हमने कवर कर दिया था, धान में नुकसान तो नहीं होगा और आज हमें परमिशन मिल गई कि हम ऑफलाइन मोड में पेमेंट कर दें, तो अगले 3 दिन में हम सारा ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। अभी तक जो था सॉफ्टवेयर का जो इश्यू आ रहा था, तो आज हम लोगों ने भोपाल से जस्ट अभी मुझे अनुमति ली, वहीं बैठ के मैं बात ही कर रहा था, तो मैं सारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफलाइन मोड में कर दूंगा, तो इस तरीके से पेमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा हमारा। क्रेडिट आधार पर हो रहे ज्यादा भुगतान को लेकर शनिवार को जीएसटी की टीम ने नगर के 3 प्रतिष्ठित ज्वेलर्स शॉप पर जीएसटी की जांच करते हुए दुकान मालिकों के आवश्यक दस्तावेज खंगाले। इस जांच में जीएसटी के अधिकारियों ने अलंकार ज्वेलर्स, धर्म ज्वेलर्स और करनी ज्वेलर्स पहुंचकर वहां पर सेल, परचेज, स्टॉक, जीएसटी भुगतान, अकाउंट सहित अन्य दस्तावेज खंगाले। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएसटी अधिकारियों के सिस्टम में दिल्ली, भोपाल से एक डेटा प्राप्त हुआ था जिसमें बालाघाट के व्यापारियों के द्वारा टैक्स क्रेडिट के आधार पर भुगतान करने की सूचना मिली थी। वे व्यापारी क्रेडिट के आधार पर ज्यादा भुगतान क्यों कर रहे हैं, इसी बात का पता लगाने के लिए जीएसटी अधिकारियों कर्मचारियों की 12 सदस्यों की टीम धर्म, अलंकार और करनी ज्वेलर्स पहुंची, जहां उन्होंने रैंडम सर्वे कर जीएसटी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज खंगाले। दोपहर 1 बजे से शुरू हुई यह जांच देर रात तक चलती रही। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ज्वेलर्स ने टैक्स की कितनी चोरी की थी या फिर टैक्स की चोरी की गई थी या नहीं। इस बात का खुलासा जांच पूर्ण कर किए जाने के बाद जीएसटी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। अभी जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी सभी ट्रेडर्स और व्यापारियों को दी गई है। तो हमें सूचना मिली थी कि इस सेक्टर में भी जीएसटी की जो देता है टैक्स लायबिलिटी है, उसमें क्रेडिट के द्वारा भुगतान ज़्यादा हुआ जा रहा है। उसी संबंध में स्टॉक की जांच की जा रही है और अभी जांच चल रही है। 10 से 12 सदस्य टीम 3 फर्मों में जांच कर रही है और जैसे ही इसकी जांच का आउटपुट आएगा तो मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। सर कौन कौन से हैं फर्म? फर्म जो हैं अलंकार ज्वेलर्स, करनी ज्वेलर्स और धर्म ज्वेलर्स। जी। सर कब से कार्रवाई चल रही है? आज दोपहर से चल रही है। और किस चीज़ की वहाँ जांच की जा रही है? स्टॉक की जांच की जा रही है। बेसिकली क्या होता है कि जीएसटी में देता आपके सेल परचेज के आधार पर बनती है और स्टॉक के आधार पर आपको क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो उसी की जांच की जा रही है कि टैक्स में क्रेडिट के द्वारा भुगतान क्यों किया जा रहा है, तो स्टॉक में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसी की जांच की जा रही है। तो एक रैंडम सर्वे है। इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? जानकारी हम लोग को सिस्टम के द्वारा लगती है। हमारा डेटा सेट आता है हमारे मुख्यालय दिल्ली से, भोपाल से, और हम लोग खुद भी अपने सिस्टम्स में डेटा देखते रहते हैं। तो हर अलग अलग सेट कमोडिटी वाइज हम लोग सर्वे करते रहते हैं। सर प्रथम दृष्टया अभी क्या समझ में आया? प्रथम दृष्टया अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो निकलेगा, है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस फिर से निकलता डिफरेंस तो फिर तो उस पर टैक्स देता जो होगी उसको पेनल्टी के साथ भरवाया जाएगा, है ना। और अकाउंटिंग को ठीक कैसे रखा जाए, कैसे रखना चाहिए, ये भी समझाई दी जाएगी, क्योंकि हमारा दोनों काम है, सर्वे करना भी और टैक्स पेयर्स को गाइड करना। शनिवार को राजस्व लोक अदालत का आयोजन तहसीलदार कार्यालय परिसर में कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। आयोजित राजस्व लोक अदालत में कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदेश जैन, एसडीएम कोइसी बोपचे एवं तहसीलदार राम बापू देवांगन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित समस्त रेवनी एवं पटवारी मौजूद रहे, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कृषकों को नामांकन, बंटवारे, ऋण पुस्तिका देना एवं रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण जैसे अन्य लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं इस लोक अदालत को संबोधित करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि लोक अदालत परंपरा एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारी सिस्टम की असफलता है कि जब हम लोग अपना काम समय पर नहीं कर पाते तो लोक अदालत लगा उसे जल्दी से निपटाना पड़ता है, जिसमें अल्टीमेटली किसानों को फायदा मिल रहा है। वैसे तो लोक अदालत की परंपरा एक अच्छी प्रक्रिया है जो कि प्रारंभ की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है। अगर आप देखेंगे कि हम लोग जब अपना काम समय पर नहीं कर पाते फिर लोक अदालत लगा करके हमको जल्दी से निपटाना पड़ता है, लेकिन ये है कि आप अल्टीमेटली आप लोगों को, किसानों को, कृषकों को फ़ायदा तो उसमें मिल ही रहा है। तो आप लोग ये देखें कि जो भी केसेस आप लोग इस स्तर पर निराकरण कर सकते हैं वो निराकरण करें। उस पटवारियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि जो भी अवैध चीज़ें हैं, अवैध नामांतरण हैं, अवैध बंटवारे हैं, तहसीलदार साहब के माध्यम से वो कृपया जल्दी से जल्दी करना सुनिश्चित करें। ये इसको रूटीन प्रोसेस बना लें। अभी मैं कल सीएम हेल्पलाइन देख रहा था, पूरे जिले में 96 हेल्पलाइन सिर्फ सीमांकन की लगी हुई हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि सीमांकन की सीएम हेल्पलाइन क्यों लगी हुई है, कारण क्या है। ये भी हो सकता है उसमें कि एक बार आप लोगों ने सीमांकन कर दिया हो और उसके बाद फिर ये मांग रहती है, मंशा ये रहती है लोगों की दोबारा सीमांकन हो जाए क्योंकि उसके पक्ष में। इस संदर्भ में एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि राजस्व विभाग के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त तहसील विंग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय है, जिनमें 805 प्रकरण लगे हैं। उनमें अधिकांश प्रकरण पब्लिक से जुड़े नामांकन, ऋण पुस्तिकाएं देना, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण एवं कई पुराने आदेशों के अनुसार इस विंग में पुनर्निर्धारण से लेकर आपसी समझौते हैं। राजस्व विभाग के निर्देश पर हमारे यहाँ लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे यहाँ पूरे जो तहसील विंग है, जिसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार के न्यायालय हैं, इसमें 805 प्रकरण लगे, जिसमें अधिकांश पब्लिक से जुड़े हुए नामांतरण, बंटवारे के हैं, ऋण पुस्तिकाएँ देना, रिकॉर्ड दुरुस्ती के हैं, और कई पुराने जो आदेश हुए उनमें उनका रिकॉर्ड दुरुस्ती के मामले भी ऐसे हैं जो उनको पटवारियों से अमल दरामद करना है उसमें। और इसी विंग में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भी है, न्यायालय भी यहाँ पे, तो उसमें भी डाइवर्सन से वो पुनर्निर्धारण से लेकर कुछ आपसी समझौते के प्रकरण हैं, कुछ उसमें दांडिक प्रकरण हैं। तो ऐसे लगभग करीब हम 1000 प्रकरणों का निपटारा करेंगे आज। सर क्या मंशा है शासन की ऐसी? इसमें ये है कि आज हमें दूसरे कामों से टोटल मुक्त रखा गया है। आज हम सिर्फ लगभग 15 दिनों से इसी की तैयारी कर रहे हैं और आज हम बैठकर सिर्फ राजस्व वाला काम करेंगे। तो पब्लिक को मालूम है कि अधिकारी हमें यहाँ पर मिलेंगे और हम पब्लिक के जो छोटे छोटे काम हैं, रुके पड़े हैं, उनको आज सामने से यहाँ पर करवाएंगे। और इससे फ़ायदा ये है कि हम आज दूसरा काम ना करके इससे सिर्फ राजस्व वाला काम करने से एकदम इसमें प्रगति आएगी पब्लिक के काम में। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई घटना को लेकर शनिवार को तहसील कार्यालय के समस्त कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस संदर्भ में तहसीलदार राम बाबू देवांगन ने क्या कहा, ये जानते हैं। बिल्कुल, भारत के जो हमारे अमर जवान हैं, पुलवामा में जो आतंकवादियों के शिकार हुए हैं, शहीद हो गए हैं, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हमारे तहसील परिवार ने निर्णय लिया था कि पूरा तहसील परिवार आज के दिन उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए काली पट्टी बांधकर अपने कार्यों का संपादन करेंगे। और इस बात का विरोध प्रदर्शन करते हैं कि इस तरह के कृत्य जो आतंकवादियों के द्वारा किए जा रहे हैं किसी तरह से बर्दाश्त न किए जाएं और जो शासन है इसका मुंहतोड़ जवाब दे, सेना हमारी मुंहतोड़ जवाब दे, और ताकि इस तरह के कृत्यों पर रोक लगाई जा सके।
उकवा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत समनापुर के गोवारी टोला निवासी धनीराम नेवारे का शव जंगल से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को धनीराम लकड़ी लाने जंगल गया हुआ था। मौसम खराब होने के बाद वह घर नहीं लौटा, तब गांव वालों ने उसकी खोजबीन की, जिसका शव जंगल में नजर आया। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी प्रभारी संजीव दीक्षित अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा और शव को बरामद किया। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किरनापुर में धान खरीदी केंद्रों में किसानों से खरीदी गई धान के बोरे बारिश में भीग गए। वहीं अचानक हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की दलहनी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता फिर बढ़ गई है। लालबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनभिरी के वार्ड नंबर 17 में शनिवार को वित्त व मनरेगा मद से 3,10,000 रुपए की लागत से 100 मीटर पक्की सड़क व नाली निर्माण का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 14 वित्त और मनरेगा के माध्यम से 100 मीटर रोड का और साथ में नाली का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पनभिरी की सरपंच श्रीमती रूपा बनवाले और गणमान्य नागरिक हमारे ध्रुजारिया जी, पप्पू यादव जी और बहुत सारी हमारी महिलाएं पंच और गांव के प्रबुद्ध नागरिक के माध्यम से आज भूमि पूजन किया गया। और निश्चित तौर पे जो हमने क्षेत्र में चुन के आए, जब से हमने सरपंच के माध्यम से हो या हमारे माध्यम से जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, हम लोगों की सोच है कि हर गाँव और गली सीमेंटेड हो जाए और लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। मैम का परिचय? रूपा वीरेंद्र बनवाले, ग्राम पंचायत पनभिरी सरपंच। कौन सा कार्य आयोजित किया जा रहा है अभी? यहाँ पे सड़क और नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है और यहाँ 14 वित्त और मनरेगा द्वारा 3,10,000 की लागत से ये सड़क और नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और कौन सा कार्य किया जाएगा इसके बाद? इसके बाद मोक्षधाम का कार्य लिया जाएगा और तालाब के नवीनीकरण आदि कार्य और बहुत सारी विकास के कार्य है जो अभी होना बाकी है जो किया जाएगा। भिंड जिले के तहसीलदार श्रीमती नीना गौर एवं उज्जैन जिले के तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा पर की गई निलंबन की कार्रवाई को लेकर प्रदेश के तहसीलदारों में रोष व्याप्त है। इस कार्रवाई का लगातार विरोध किया जा रहा है। शनिवार को मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले तहसीलदारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में तहसीलदार राम बापू देवांगन ने बताया कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा शासन प्रशासन के हर आदेश का पालन कर बिना संसाधन एवं बिना सुरक्षा के अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, लेकिन तहसीलदारों पर बिना जाँच के तत्काल कार्रवाई कर निलंबित करने का यह कार्य किया गया है, जो कि अनुचित है। भिंड जिले के तहसीलदार श्रीमती नीना गौर एवं उज्जैन जिले के तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा पर की गई निलंबन की कार्रवाई गलत है। हमारी मांग है कि निलंबित किए गए इन अधिकारियों को तत्काल बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 फरवरी से तमाम तहसीलदार अर्जित अवकाश पर चले जाएंगे। सर, आज अपने डिप्टी कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला था और क्या मांग थी आप लोगों की? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्व जो अधिकारी हैं वो राउंड द क्लॉक प्रशासन के कार्यों को संपादन करते रहते हैं, चाहे गर्मी हो बरसात हो किसी भी टाइम पर। और ऐसे में भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा और भिंड में नीना गौर को अकारण बिना किसी आधार के निलंबन की कार्रवाई की गई है। उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में जो तहसीलदार साथी हैं हमारे संघ के पूरे पदाधिकारी और सभी साथी नायब तहसीलदार भी सभी लोग आज राजस्व लोक अदालत में काली पट्टी बांधकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कमिश्नर महोदय द्वारा बिना किसी जवाब सवाल के सीधे तौर पर हमारे तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। तो हम शासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें निलंबन से बहाल करें, अन्यथा 22 तारीख से हम अनिश्चितकालीन अर्जित अवकाश पर चले जाएंगे। सर, कितने दिन के लिए छुट्टी पर रहेंगे आप लोग? अभी हमने शासन को अपना ज्ञापन सौंपा है और निश्चित रूप से शासन से हमारी मांग रहेगी कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करके हमारे साथियों को बहाल करें, अन्यथा 22 तारीख के बाद से 7 दिन के लिए हम लोग पहले अर्जित अवकाश पर जाएंगे और उसके बाद फिर बाकी निर्णय लिया जाएगा। वहीं सभी कर्मचारियों के द्वारा निलंबन की कार्रवाई के विरोध में हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट किया गया।
लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बीरनपुर में धान खरीदी केंद्र से धान की कट्टी चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां बीती रात कुछ लोगों ने करीब आधा सैकड़ा धान की कट्टियों को उपार्जन केंद्र से चोरी कर लिया गया। शनिवार की सुबह जब कर्मचारियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने चोरों के पैरों के निशान से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक घर से चोरी की गई धान की कट्टी को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस चोरी की घटना को कुछ नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना की जानकारी सोसाइटी के कर्मचारियों के द्वारा बहेला थाने में दी गई। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या नाम है आपका? यशवंतराव लीलधारे, सावरी बीरनपुर सेवा सहकारी समिति बीरनपुर में लिपिक पद पर कार्यरत हूँ। अभी क्या धान की चोरी का कोई मामला प्रकाश पे आया? क्या मामला है सर? ये मेरे को अपने कर्मचारी रात्रि जो चौकीदार है वो सुबह मेरे को उठाने आए और बताया कि धान चोरी हो गई करके। उसके बाद में मैं सोसाइटी पहुँचा। सोसाइटी पहुंचने के बाद में मैं छल्ली रद्दा को देखा तो वहां से चोरी हुई है। धान चोरी हुई है? उस पर करीबन मैं अंदाज लगाया हूँ तो 40 से 50 कट्टी चोरी अंदाज लग रहा है। किसने की चोरी किया कुछ पता है? ऐसा कोई जानकारी नहीं लगी सर। उसके बाद में फिर हमने 2-4 लोग जमा हुए वहाँ पे। उसके बाद में अपन ने धान को घूमते हुए दिखा हमने को, तो उस लाइन से अपन देखते गए तो देखने के बाद में हमको धान घूमते मिला हुआ है। उस पर से ऐसे जहाँ से धान घूमते आया है उस लाइन से अपन देखते पहुंचे अपन ने, तो यहाँ तक के अपने को धान घूमते हुए मिला। किसके यहाँ है? ये है मंगरू राधेश्याम मात्रे का मकान है सर ये। अच्छा। यहाँ पे अपन ने पूरे जमा हुए 25 से 40 लोग यहाँ पे। उसके बाद में वो लड़का बताया कि यहाँ पे धान है रखा हुआ करके। कौन से लड़के ने बताया? क्या नाम? चोरी किसने किया धान? नगर के केस शिल्पी नाई समाज ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए इस कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करने की बात भी कही। कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो एक षड्यंत्र रचा और उसके विरुद्ध जो काम हो जाएगा भैया। वहीं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च रैली निकालकर आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लालबर्रा में अध्यापकों के द्वारा सरस्वती मंच में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया, जहां अध्यापकों ने अपने उद्बोधन के माध्यम से शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम ये किया गया है कि पुलवामा में हमारे जो भारत देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं, जिन पे कायरतापूर्ण हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, तो उस कायरतापूर्ण हमले के विरोध में हम अध्यापक साथियों ने एवं शिक्षक साथियों ने आज लालबर्रे में उन सभी हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि प्रेषित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और सरकार से हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, अपील करते हैं कि इन कायरतापूर्ण जो हमलावर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पुलवामा में हुई घटना को लेकर अखिल भारतीय लोधी सभा के पदाधिकारी शनिवार की शाम रानी अवंतीबाई चौक पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही कैंडल जलाकर व मौन धारण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय लोधी सभा के जिलाध्यक्ष उमेद लीलारे ने बताया कि देश में आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। उस आतंकवाद को और उसकी हिम्मत को कुचलने सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। पुलवामा में जो बहुत ही शर्मनाक घटना आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों के साथ की है, उन शहीद को उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग पूरी अखिल भारतीय लोधी सभा बालाघाट युवा लोधी पूरे बालाघाट जिले के लोधी समाज मिलकर उनको श्रद्धांजलि देने का हमने कार्यक्रम रखा है।
और देखिए कितनी बुरी बात है, आतंकवाद इतना इस स्तर पर बढ़ गया है भारत में। 42 जवान हमारे एक बार में, इन्हें आतंकवादी कितना खुला घूम रहा है भारत में, कितनी खुली छूट उन्हें मिल गई है। क्या हुआ है, हम अपनी प्रशासन से मांग करते हैं, हमारे देश के प्रशासन से, कि इतना कमज़ोर हमारा देश पहले नहीं था। हम पहले जैसी हमें ताकत थी, जितनी हिम्मत आज आतंकवाद कर रहा है बाहर से आकर भारत में हमारे सैनिकों को मारने की, उस हिम्मत को कुचलना चाहिए। इस घटना का विरोध करने युवा भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। नगर के आधा सैकड़ा से अधिक युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। यहां कैंडल मार्च हनुमान चौक से प्रारंभ होकर मेन रोड होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचा, जहां मौन धारण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो घटना हुई है जिसमें 44 जवान शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ के जो नवयुवा साथी है, ये अपने दिलों से हमारे जवानों को प्यार करते हैं और देश से प्यार करते हैं, इसलिए हम आज हनुमान चौक से जय स्तंभ तक श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं और हम लोग शांतपूर्वक जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कौन से कॉलेज के हैं आप लोग? यहाँ समस्त युवा साथी हैं, कोई कॉलेज से नहीं। वाराणसी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की क्लिनिक से सटी प्रियंका ड्रेसेस में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक कपड़ा व्यापारी राहुल जैन 15 फरवरी को खरीदी के लिए बाहर गए हुए थे। वहीं उनकी पत्नी ने रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर चली गई। जब सुबह दुकान खोली गई तो चोरी की जानकारी लगी। चोरों ने छत से कबीलू हटाकर दुकान के अंदर घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। दुकान से उन्होंने कपड़े सहित नगद 5000 रुपए की चोरी की। इस घटना को लेकर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोई ऐसा कोई लाइट हो गई है, देखो शख्स कभी तो आधे पूरे चले नहीं, वही लौंडे पासबुक जला दी, चेकबुक तो कुछ आगे नहीं दोबारा लेने पड़ा। मेरी दुकान में भी रात में चोरी हुई है। पीछे से ऊपर से कच्ची छत थी कवेलू की, कवेलू हटा के बांस काट के नीचे आए और रेडीमेड दुकान थी तो उसमें कुछ चोरी की उनने, लगभग 60-70 हज़ार रुपये की। क्या क्या चोरी की? ये उसे ब्लेज़र चोरी किए हैं, जींसें चोरी की है, ट्राउज़र चोरी किए हैं, शर्ट क्या है, टी शर्टें चोरी की है, लोअर चोरी भी ले गए। नकदी समथिंग 5-6 हज़ार रुपये था। अच्छा, आपकी चेकबुक और पासबुक को जला दिया चोरों ने। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के कार्यों की समीक्षा को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बैठक आयोजित की गई। यहां बैठक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवान ने ली, जिसमें समस्त डाटा ऑपरेटर, शाखा प्रबंधक व नोडल अधिकारी मौजूद थे। आपको बताया कि वर्तमान में जिले भर के सहकारी बैंकों की शाखाओं में जय किसान फसल ऋण माफी को लेकर सफेद, हरी, गुलाबी और ग्रे कलर की सूची बनाई जा रही है, जिसका कार्य जोरों से जारी है। शाखाओं में इस कार्य की क्या स्थिति है, जिसकी 1-to-1 समीक्षा की गई। महाप्रबंधक श्री धनवाल ने समस्त डाटा ऑपरेटर और शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि इस कार्य को पूरी गंभीरता से ले और शासन के निर्देश का पालन करें। ये बात आप अपने बंदों को बताओ, आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर को बताओ, बार बार चेक करें। वो किसी की भी नहीं करो, ठीक है। आप हमारे दोस्तों जो भी आरती जैसे ऐसा रहता है ना कि वो भगवान के पट बंद होते हैं, मिश्रा पंडित तो अच्छे समझते होंगे। बेसिक रूप से मुद्दे हैं, 2-3 मुद्दे हैं, तो वो तो सॉर्टिंग पीए और एनपीए का हम निकाल के दे ही रहे। पीए और एनपीए में तो कैटेगरी करके दे रहे ना कि ये इन्हीं को बोलेंगे, ये भी कर सकते हैं ना। अभी देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर सब यही है, आप निकाल के मत दो, मतलब ये इनको ये पूरी सूची मेल कर दो, ये वहां से सुबह सॉर्ट कर लेंगे। केवल मुद्दा ऐसा है कि एनपीए जहां पर आपने ये जो सूची में एनपीए की एक जगह डेट लिखी है, ऐसा लिखा कि एनपीए की तिथि डेट कहाँ पर ये देखो 1/11 क्या 31-3 समथिंग कुछ लिखा ना, ये वाला जहाँ डेट लिखी है इसका मतलब ये इसकी एनपीए होने की दिनांक लिखी है, मतलब ये खाता एनपीए। लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभाकक्ष में 16 फरवरी को खंड चिकित्सा अधिकारी TC मेश्राम व विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक
भुवनेश्वर बोपचे की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व मैदानी अमले की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 19 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 10 बजे से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले विकासखंड स्तरीय निरामय स्वास्थ्य शिविर की जानकारी प्रदान की गई। इस संबंध में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। नाक कान गले के विशेषज्ञ रहेंगे, उसके अलावा हड्डियों के विशेषज्ञ रहेंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट रहेगा, सर्जिकल स्पेशलिस्ट जो भी रहेगा के द्वारा जो किया जा रहा है उस संबंध में आज ये सब वर्करों को बुलाया गया था। सभी मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता है और हमारे स्वास्थ्य के सभी कार्यकर्ता हैं। इन लोगों को आग्रहपूर्वक ये बताया जा रहा है कि आने वाले 19 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में विशाल कैंप का आयोजन किया गया है। उस दिन इस इलाके के गंभीर प्रभावित महिलाएं, बांझ वाली महिलाएं, गंभीर प्रभावित जैसे लंबे दिन तक खून का रक्त प्रदर्शन होना, महीने में अधिक होना, कम होना, इन सब गंभीर बीमारी से प्रभावित। दूसरा कैंसर जैसी बीमारी, बांझ जैसी बीमारियां और बच्चों की वोट फटे हुए, वोट तालू फटा हुआ, पैर की एड़िया जो है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी में जो रहती है, इनका यहाँ चिन्हांकन किया जाएगा। आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारत शासन के निर्देशानुसार जो आयुष्मान भारत योजना संचालित है, उसके अंतर्गत समस्त विकास खंडों में और जिला चिकित्सालय में निरामयम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है। और हमारे लालबर्रा विकासखंड में दिनांक 19 फरवरी दिन मंगलवार को यह निरामयम शिविर का आयोजन किया गया है। अब इस शिविर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो भी बीमारियां आती हैं, जिनका कि लाभ मरीजों को प्रदान किया जाना है, उसके मरीजों का को देखा जाएगा। क्या उद्देश्य है इस बीमारी? लालबर्रा से लगभग 10 किलोमीटर दूर कोड़िया मुरजर घाट से रेत का अवैध परिवहन करने की शिकायत पर खनिज विभाग की टीम द्वारा 15 फरवरी को सुबह 5 बजे कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा किया गया। लालबर्रा के बस स्टैंड से गुजरे राज्य मार्ग 26 में गत दिवस प्रशासन द्वारा चलाई गई अतिक्रमण हटाने की मुहिम में दुकानदारों व व्यापारियों की टीन शेड, चबूतरे व अन्य निर्माण को तोड़ दिए गए, लेकिन राज्य मार्ग में अतिक्रमण कार्रवाई का किसी तरह से प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बताएं कि राज्य मार्ग में अव्यवस्थित यातायात को बहाल करने के उद्देश्य से चलाई गई मुहिम के बावजूद भी स्थिति जस की तस नजर आ रही है। जहां से अतिक्रमण हटाया गया, उन स्थानों पर व रोड से लगकर साइकिल, मोटरसाइकिलें बेतरतीब ढंग से खड़ी की जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था बार बार लड़खड़ा रही है। चर्चा में व्यापारियों व दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन द्वारा सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई की गई है। सर, आपका नाम? बसंत गोलशाह। अतिक्रमण पूरा हटा कहाँ है, आधी दूरी तक हटा, उसके बाद जैसा कि तैसा छोड़ दिया गया। तो क्यों छोड़ दिया गया? तो जानकारी वो करने वाले बताएंगे। किसी के दुकान में हटा, किसी की दुकान में नहीं हटा। जो पक्का कर लिया उसका अतिक्रमण नहीं हटा, जो कच्चा है उसका अतिक्रमण हटता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? पूरा अतिक्रमण एक बार दोनों तरफ बराबर नाप लिया जाए और दोनों तरफ से बराबर अतिक्रमण हटाया जाए। लग क्या रहा है, जो अधिकारियों ने नाके तोड़े हैं, नाप किए, तो क्या लग रहा है उनकी तरफ से आपको? कुछ नहीं, क्या लगा। अब यहाँ से ये रोड से यहाँ 40 फीट तक यहाँ अतिक्रमण हटा है, यहाँ से 10 फीट पर थाने की बाउंड्री है, वहाँ अतिक्रमण नहीं हटा। थाने का बोर्ड लगा हुआ है, ये नहीं हटा। तो कितनी दुकानें तोड़ी गई है अभी? दुकानें क्या, कच्चा अतिक्रमण 3 सेट भर हटा है बस। तो व्यवस्था कुछ बन पाई है या फिर की व्यवस्था? व्यवस्था नहीं, क्या बनेगी? अब यहाँ से थोड़ी गाड़ी निकलेगी। मेरा नाम मुरलीधर बोरकर। कितने वर्षों से आप दुकान संचालित कर रहे हैं यहाँ पे? हम 4-5-10 सालों से हैं दुकान चला रहे हैं। क्या की दुकान है आपकी? चाय दुकान भी है, पान दुकान भी है। तो जो अतिक्रमण अभी हटा 4-5 दिन पहले, तो क्या लग रहा है कुछ ट्रैफिक व्यवस्था बन पाई है? नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं बन पाई ऊपर से, और जैसे पहले थी व्यवस्था वैसे फिर होते चली। नहीं, जैसे अधिकारियों ने आके सबका अतिक्रमण हटाए थे, यातायात व्यवस्था अच्छी होंगी, साफ होंगी, तो क्या लग रहा है आपको? कोई दुरुस्त नहीं है। देखो ना, अभी सामने गाड़ियाँ बीच रोड में खड़ी हुई। तो अभी मतलब रोड में मतलब क्या स्थिति है, कैसी क्या करती है? हर वक्त जाम लगा रहता है, पहले जैसे ही जाम रहता है। तो क्या होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में बंद रहा लालगीर। रैली निकालकर पाकिस्तान का किया गया पुतला दहन। शहर के 3 ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों में जीएसटी की जांच। जीएसटी अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज।
परिवहन न होने से ओलावृष्टि में भीगी लाखों क्विंटल धान, सरकार को लगा लाखों का चूना। लांजी के बीरनपुर धान खरीदी केंद्र में चोरी, चोरों ने चुराई 50 धान की गट्टी। बहेला पुलिस कर रही मामले की जांच। कुकुआ समनापुर के जंगल में ग्रामीण का मिला शव, लकड़ी लेने गया था जंगल, मामले की जांच कर रही है पुलिस। और रेडीमेड कपड़े दुकान पर चोरों ने बोला धावा, वारसूनी की घटना, जांच में जुटी पुलिस। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।